आज हम आपके लिए टीजीटी पीजीटी का न्यू मॉडल पेपर लेकर के आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बैट्रेकोस्पर्मम है स्वच्छ जलीय शैवाल, समुद्री शैवाल, गंदे पानी का शैवाल, सीवर पानी का शैवाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बैट्रेकोस्पर्मम है एक। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा पहला, स्वच्छ जलीय शैवाल होता है। जो बैट्रेकोस्पर्मम है ये बैट्रेकोस्पर्मी कुल का शैवाल है। बैट्रेकोस्पर्मी कुल का शैवाल, और यह एक लाल शैवाल होता है, लाल शैवाल जो स्वच्छ जल में पाया जाता है। और आपको बता दें कि अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं, जबकि यह अपवाद रूप मीठे व साफ पानी में पाया जाता है। अधिकांश जो लाल शैवाल होते हैं वो तो समुद्र में मिलते हैं, लेकिन जो बैट्रेकोस्पर्मम है ये मीठे व साफ पानी यानी स्वच्छ जलीय में पाया जाता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और इसे फ्रॉग स्पॉन एल्गी भी कहा जाता है, फ्रॉग स्पॉन एल्गी, क्योंकि यह मेढक के अंडों के गुच्छे जैसा दिखता है, मेढक के अंडों के गुच्छे जैसा, इसीलिए इसको फ्रॉग स्पान एल्गी कहा जाता है। और जो अन्य विकल्प हैं, चाहे वो समुद्री शैवाल हो, गंदे पानी का शैवाल हो, सीवर पानी का शैवाल हो, तो जैसे इसमें समुद्री पानी का शैवाल है तो भाई जाहिर सी बात है कि समुद्र में पाया जा रहा है तो खारा पानी है वहां पर, तो खारे पानी में मिलते हैं। जबकि जो गंदे या सीवर के पानी में है, जो सी और डी हैं, ये आमतौर पर नीले हरे शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, छुई मुई में कंपान कुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है। गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है पत्रक में, अनुपर्ण में, फूले पर्णाधार में, पर्णवृंत तथा तने में। किस में होगा? भाई वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो और भी अच्छा वीडियो लाने में मज़ा आता है, बनाने में अच्छा लगता है। तो आप सभी लोग शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक का कोई भी पैसा नहीं करता है, एकदम फ्री होता है। तो लाइक जरूर करें। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा सी, फूले पर्णाधार में। आपको बता दें कि जब हम छुई मुई की पत्तियों को छूते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप छुई मुई की पत्तियों को छूते हो तो उसके आधार वाले हिस्से की कोशिकाओं से पानी तेजी से बाहर निकल जाता है, और पानी कम होने से जो कोशिकाएं होती हैं तो कोशिकाओं का दबाव जो होता है, यानी जो टर्गर प्रेशर होता है, वो घट जाता है और पत्तियां मुरझाकर झुक जाती हैं, इसीलिए मुरझा जाती हैं पत्तियां। अब इसमें से जो पत्रक है पहला वाला ऑप्शन, और जो अनुपर्ण है बी वाला ऑप्शन, और जो डी वाला ऑप्शन है पर्णवृंत तथा तने, तो इनमें स्फीत परिवर्तन मुख्य रूप से इस गति के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्रूसीफेरी में सफेद जंग या रस्ट से होता है वह इस वर्ग से संबंधित है। ओमाइसिटीज, प्लाज्मोफोरा, फाइटोफथोरा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो इसमें आंसर सही होगा पहला, ओमाइसिटीज। आपको बता दें कि सरसों के परिवार में सफेद जंग रोग, यानी कि क्रूसीफेरी में सफेद जंग रोग एल्बिगो कैंडिडा नामक कवक जैसे जीव से होता है। एल्बिगो कैंडिडा नामक कवक सदृश जीव से होता है और यह जीव ओमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें से जो प्लाज्मोफोरा है, फाइटोफथोरा है, ये पादप रोग फैलाते हैं, यानी प्लांट डिसीजेस फैलाते हैं, लेकिन सफेद जंग विशेष रूप से ओमाइसिटीज वर्ग के एल्बिगो द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, अब जिंगोगो बाइलोबा संकटापन्न जाति नहीं है। जो जिंगोगो बाइलोबा है वो संकटापन्न जाति नहीं है कहा गया है। इसका कारण है उसका प्राकृतिक संरक्षण, ऑफसाइट संरक्षण, मूलस्थान संरक्षण, शीत परिरक्षण। क्या कारण हो सकता है इसका? जिंगोगो बाइलोबा जो पौधा है ये जिम्नोस्पर्म एक तरह से है, जीवित जीवाश्म से कहा जाता है। जिंगोगो बाइलोबा को एक जीवित जीवाश्म कहते हैं और यह जंगलों में लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन मनुष्यों द्वारा इसे उद्यानों और मंदिरों में बहुत अधिक उगाया गया।
तो ऐसा करने से क्या हुआ कि मानवीय संरक्षण इसको मिला, और मानवीय संरक्षण के कारण अब यह विलुप्त होने की कगार पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रायोफाइट हैं जलीय, स्थलीय, उभयचर, इनमें से कोई नहीं। ब्रायोफाइट क्या हैं? देखिए, जो ब्रायोफाइट होते हैं वास्तव में ये एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन नेचर के होते हैं। और एम्फीबियन नेचर का मतलब ये होता है कि जल में भी हो और थल में भी हो, उसे ही एम्फीबियन कहा जाता है या उभयचर कहा जाता है। हिंदी में उभयचर, अंग्रेजी में एम्फीबियन। तो भाई ऑप्शन इसमें सही होगा सी, उभयचर। यानी कि ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और जैसे मेढक जमीन पर रहता है पर प्रजनन के लिए पानी में जाता है, वैसे ही पौधे रहते तो जमीन पर हैं लेकिन निषेचन के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ऐसे पौधे या ऐसे जंतु उभयचर कहलाते हैं या एम्फीबियन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन मुख्यतः अथवा पूर्णतः बना होता है। मुख्यतः अथवा पूर्णतः बना होता है प्रोटीन का, डीएनए का, कार्बोहाइड्रेट का, एमिनो एसिड का, किसका बना होता है? वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा बी, जीन मुख्यतः अथवा पूर्णतः डीएनए का बना होता है। हम सभी लोग जानते हैं कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्रों पर डीएनए और डीएनए पर जीन्स पाए जाते हैं। और जो जीन है ये आनुवांशिक इकाई होती है, आनुवांशिक इकाई, और यह डीएनए का एक विशिष्ट खंड होती है। यह विशिष्ट खंड या सेगमेंट मानी जाती है जो किसी खास लक्षण या प्रोटीन के लिए कोड करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक C4 पादप है? आलू, मक्का, सरसों, मटर, इनमें से कौन एक C4 पादप है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको बता दें C4 पादप क्या होते हैं। तो C4 पादप वह होते हैं जो गर्म और सूखे वातावरण में भी कुशलता से प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। मक्का है, गन्ना है, बाजरा है, ये सब C4 पादप होते हैं। क्रंच एनाटॉमी पाई जाती है इनमें, इनमें क्रंच एनाटॉमी पाई जाती है। तो इसका आंसर सही होगा बी, मक्का। इसी प्रकार से मैंने बताया गन्ना है, बाजरा है, ये सभी क्या होते हैं? C4 पादप होते हैं। जबकि इसमें जो अन्य ऑप्शन हैं आलू, सरसों, मटर, ये सब C3 पादप हैं, C3 पादप होते हैं। और आवृत बीजी एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं वो लगभग C4 पादप ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे को पुष्पन हेतु 10 घंटे से कम समय की आवश्यकता नहीं है, तब वह पौधा होना चाहिए। एक कोई पौधा है उसमें पुष्प निकले, पुष्पन हेतु 10 घंटे से कम समय की आवश्यकता नहीं है, तब वह पौधा होना चाहिए। दीर्घ प्रदीप्तकालीन पादप, लघु प्रदीप्तकालीन पादप, दिन उदासीन पादप, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सही होगा पहला, दीर्घ प्रदीप्तकालीन पादप। आपको बता दें कि पुष्पन के लिए लगभग 10 घंटे से अधिक प्रकाश चाहिए। जब पुष्प खिलता है तो पुष्पन के लिए लगभग 10 घंटे से अधिक का प्रकाश चाहिए। और इसमें कहा गया था कि पुष्पन हेतु 10 घंटे से कम समय की आवश्यकता नहीं है, तो वह पौधा होना चाहिए। प्रश्न को समझिए, इसीलिए दीर्घ प्रदीप्तकालीन पादप कहा गया है। यानी प्रश्न कह रहा है कि उसे 10 घंटे से कम की आवश्यकता नहीं है, यानी उसे 10 घंटे से ज़्यादा रोशनी चाहिए। तो जिन पौधों को फूल खिलाने के लिए एक निश्चित समय से अधिक प्रकाश चाहिए उन्हें ही दीर्घ प्रदीप्तकालीन पादप कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे अब ये। तो लघु प्रदीप्तकालीन जो है उसको कम रोशनी चाहिए, और जो दिन उदासीन है वो प्रकाश की अवधि पर कोई उसका असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का अधिकतम स्तरण मिलता है शीतोष्ण वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, उष्णकटिबंधीय झाड़ी वनों में, अल्पाइन वनों में। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? यहाँ पर स्तरण का क्या मतलब है, यानी स्तरीकरण का क्या अर्थ है? आपको बता दें कि विभिन्न ऊंचाइयों पर पौधों की परतों का होना स्तरीकरण कहलाता है। जैसे कहते हैं नहीं, कई स्तर हैं, तो उसी हिसाब से स्तरीकरण हो गया। तो
तो स्तरीकरण का अर्थ है विभिन्न ऊंचाइयों पर पौधों की परतों का होना और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सूर्य के प्रकाश की होड़ के कारण पौधे अलग अलग स्तर बनाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं उन वनों में सूर्य के प्रकाश की होड़ के कारण पौधे अलग अलग स्तर बनाते हैं, जैसे झाड़ियां हैं, छोटे पेड़ हैं, फिर विशाल वृक्ष हैं, इस तरह से। तो वहाँ 5 से अधिक परतें देखी जा सकती हैं। और इसमें से जो अन्य ऑप्शन है, चाहे वो शीतोष्ण वन हो, अल्पाइन वन हो, तो इनमें विविधता व ऊंचाई कम होती है, जिससे वहाँ स्पष्ट स्तरीकरण कम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आवृतबीजी की कोशिका भित्ति में नहीं होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। हेमिसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज, काइटिन, लिग्निन। इनमें से कौन आवृतबीजी की कोशिका भित्ति में नहीं होता है? 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? वीडियो को लाइक ना किया हो तो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा सी, काइटिन। और काइटिन केवल फंजाई की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। फंजाई माने कवक की कोशिका भित्ति में पाई जाती है, यानी कि आवृतबीजी की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। काइटिन केवल कवक और कीटों के बाहरी आवरण में पाया जाता है। इस तरह से हो जाएगा। और इसमें से जो हेमिसेलुलोज है, पेक्टोसेलुलोज है और लिग्निन है, ये पौधों की कोशिका भित्ति के प्रमुख घटक होते हैं, उन्हें मजबूती देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस में कायिक जनन होता है द्वारा, यानी साइकस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है ये बताना है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पत्रकंद, बीजाणुपर्ण, बीजाणुकाय, कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? आपको बता दें कि साइकस के तने के आधार पर छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं। जो साइकस का तना होता है उसके आधार पर छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें बल्बिल्स कहा जाता है, बल्बिल्स। और ये मुख्य पौधे से अलग होकर के नया पौधा बनाती हैं। तो बल्बिल्स का मतलब क्या हुआ? पत्रकंद हुआ। इसलिए इसमें आंसर सही होगा पहला, पत्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिडियोमाइसिटीज में एंजियोकार्पस फलन पाया जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज में एंजियोकार्पस फलन पाया जाता है। एगेरिकस में, पॉलीपोरस में, लाइकोपर्डान में, कोप्राइनस में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचिए और बताइए। तो इसमें आंसर सही होगा सी, लाइकोपर्डान में। आपको बता दें कि एंजियोकार्पस का अर्थ है ऐसी फलनकाय या ऐसी फ्रूटिंग बॉडी जो परिपक्व होने तक बंद रहती है। भाई एंजियोकार्पस का क्या मतलब हुआ कि ऐसी फलनकाय या ऐसी फ्रूटिंग बॉडी जो परिपक्व होने तक बंद रहती है। लाइकोपर्डान में बीजाणु अंदर बंद रहते हैं और फटने पर ही बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से लाइकोपर्डान इसमें सही होगा। अब इसमें जो एगेरिकस है, एगेरिकस में एपोकार्पस स्थित होती हैं, जहां गिल्स खुले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्बियम इनमें से किस पौधे के जाइलम तथा फ्लोएम को अलग अलग अनुपात में अलग अलग बिंदुओं पर काटता है? साल्विनिया, बिग्नोनिया, कुकुरबिटा, नेक्टेंथस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से भी बिग्नोनिया। आपको बता दें कि बिग्नोनिया के तने में असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है। असामान्य द्वितीयक वृद्धि, इसमें कैम्बियम की गतिविधि असमान होती है, जिससे फ्लोएम के जो खांचे होते हैं वो जाइलम के अंदर धंसे हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जलोद्भिद में, द्विबीजपत्री की वेसल्स में, एकबीजपत्री में, अनावृतबीजी में एल्ब्यूमिनस की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। देखिए जो एल्ब्यूमिनस की कोशिकाएं हैं ये कैंपेनियन कोशिकाओं की तरह से होती हैं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा अनावृतबीजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मूल टाइप उपलब्ध नहीं होता और पौधे को टाइप के स्थान से संग्रह करके टाइप की तरह प्रयोग किया जाता है,
तब वह कहलाता है पैराटाइप, सिनटाइप, साइजोटाइप, टोपोटाइप। क्या कहलाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें से? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, सिन टाइप कहलाता है। सिन टाइप क्या है? तो एक प्रजाति होती है। यदि मूल स्थान से नया नमूना इकट्ठा किया जाए जहां से मूल होलोटाइप लिया गया था तो उसे टोपोटाइप कहा जाता है। टोपोटाइप। और सिन टाइप जब लेखक ने कोई एक होलोटाइप ना चुना हो और नमूनों का उल्लेख किया हो। और पैराटाइप तो होलोटाइप के अलावा वर्णित अन्य नमूने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कौन सा ऑप्शन से होगा? लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। किस में? पैरामीशियम कॉर्डेटम में, यूग्लिना विरिडिस में, मोनोसिस्टस एजिलिस में, उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से भी, यूग्लिना विरिडिस में। आपको बता दें कि यूग्लिना मुख्य रूप से द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करता है और इसमें अब तक लैंगिक जनन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। यानी कि इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, इसीलिए ऑप्शन सही होगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में निम्नलिखित लैंगिक गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं। निम्नलिखित लैंगिक गुणसूत्र मनुष्य में आपको बता दें कि पुरुष में एक्स वाई और स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। चूंकि इसमें दूसरे ऑप्शन में ये है एक्स एक्स और एक्स वाई, यानी एक्स एक्स स्त्री है और एक्स वाई पुरुष है, इसीलिए यही वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण चार कोष्ठी हृदय वाले असमतापी प्राणी किस समूह में आते हैं? एम्फीबिया, एवीज, स्तनधारी, सरीसृप। अपूर्ण हो, चार कोष्ठीय भी हो और असमतापी प्राणी हो, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? एम्फीबिया, एवीज, स्तनधारी, सरीसृप। ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, सरीसृप। आपको बता दें कि जो इसमें से सरीसृप वर्ग के जीव हैं, तो सरीसृप वर्गों के जीवों का हृदय आमतौर पर 3 कक्षीय होता है, 3, लेकिन उनमें निलय आंशिक रूप से विभाजित होता है, जिसे अपूर्ण चार कोष्ठीय कहा जाता है। चूंकि आंशिक रूप से विभाजित है इसलिए अपूर्ण चार कोष्ठीय कहा गया। तो अब इसमें से जो पहला ऑप्शन है एम्फीबिया, इसमें इनका हृदय जो होता है 3 कक्षीय होता है, 3 कक्षीय, 2 अलिंद और 1 निलय होता है। जो बी वाला ऑप्शन है एवीज, और तो इनका हृदय जो होता है 4 कोष्ठीय और पूर्ण होता है, यानी पूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, या इनका हृदय पूर्णतः 4 कोष्ठीय होता है, ऐसा कह लें। और जो सी वाला ऑप्शन है स्तनधारी, तो इनका हृदय भी पूर्णतः 4 कोष्ठीय होता है, लेकिन ये समतापी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। मैंने कहा था सभी लक्षण ध्यान देंगे। मैंने कहा था सभी को ध्यान देना है, जितने भी लक्षण इसमें, अपूर्ण भी हो, 4 कोष्ठीय भी हो, असमतापी भी हो। तो सी वाले ऑप्शन में अपूर्ण तो है, पूर्णतः 4 कोष्ठीय है, तो सी वाला जो है ये पूर्णतः 4 कोष्ठीय है, लेकिन ये समतापी है, वार्म ब्लडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमग्न जलोद्भिद में निम्नलिखित में से क्या रहता है? जलमग्न जलोद्भिद में निम्नलिखित में से क्या रहता है? अच्छी तरह विकसित दृढ़ोतक, अच्छी तरह विकसित ऊतक, वायवीय क्षेत्र, क्यूटिकल। क्या रहेगा? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, वायवीय क्षेत्र या एयर स्पेस। आपको बता दें जो पौधे पूरी तरह से पानी में डूबे होते हैं उनमें एरेनकाइमा ऊतक पाया जाता है, एरेनकाइमा ऊतक, और ये बड़े वायु कोष्ठक होते हैं जो पौधे को तैरने में मदद करते हैं और गैसों के आदान प्रदान को भी आसान बनाते हैं। अब इसमें से जो पहला ऑप्शन है दृढ़ोतक, तो यह पौधों को मजबूती देता है और जलीय पौधों में इसकी कमी होती है। जो क्यूटिकल वाला ऑप्शन है डी वाला, या पत्तियों पर मोम जैसी परत होती है जो पानी बचाने के लिए होती है, यानी पानी से उनको बचाने के लिए होती है, और जल मग्न पौधों में इसकी आवश्यकता अधिकतर नहीं होती है।
और आपको बता दें कि सिरटोफिल्लम है, हाइड्रिला है, ये सब जलोद्भिद पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े पुष्प वाला पादप है। सबसे बड़े पुष्प वाला पादप, तो आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प या सबसे बड़ा फूल रेफलीसिया होता है, रेफलीसिया। और यह एक पूर्ण मूल परजीवी है, पूर्ण मूल परजीवी, जिसका अर्थ है कि इसमें अपनी पत्तियां या जड़ें नहीं होती हैं। यह पोषण के लिए पूरी तरह से दूसरे पौधों की जड़ों पर निर्भर करता है, इसीलिए पूर्ण मूल परजीवी कहा गया है, क्योंकि पूरी तरह से दूसरे पौधों की जड़ों पर अपने पोषण के लिए निर्भर करता है। और एक तथ्य आपको बता दें कि इसका फूल लगभग 1 मीटर चौड़ा और 10 किलोग्राम तक होता है, 10 किलो का फूल होता है। और आपको बता दें कि मलेशिया व इंडोनेशिया में पाया जाता है, मलेशिया व इंडोनेशिया में। तो इसका आंसर सही होगा सी, पूर्ण मूल परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ झिल्ली जो यूथेरियन स्तनियों में अपरा बनाने वाली गर्भ झिल्ली है। अपरापोषिका, अपरापोषी जरायु, उल्ब, पीतक थैली, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से भी अपरापोषी जरायु यानी एलेंटोकॉरियन। तो जो यूथेरियन होते हैं, जो विकसित स्तनधारी हैं। अब इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है उल्ब, यह भ्रूण के चारों ओर एक तरल पदार्थ जैसी थैली बनाता है जो झटकों से भ्रूण की रक्षा करता है। और जो इसमें पीतक थैली है, यह शुरुआती रक्त कोशिका निर्माण में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की अस्थियां होती हैं। पक्षियों की अस्थियां होती हैं खोखली, वायुयुक्त वातिल, सी यानी कि ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा सी, ए और बी दोनों, यानी खोखली भी होती हैं और वातिल भी होती हैं। और खोखली तथा वातिल क्यों होती हैं इनकी हड्डियां? ताकि ये हल्के रहें, जिससे उड़ सकें, यानी यह अनुकूलन उन्हें हल्का बनाता है ताकि वे आसानी से उड़ सकें। और इन हड्डियों के अंदर हवा भरी रहती है जो श्वसन में भी सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण है। प्लास्टिक, एस्बेस्टस, सीवेज, पारा। जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण, तो जीवों द्वारा अपघटित होने वाले प्रदूषण को बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण कहते हैं। तो सीवेज जैसे है जिसमें मलमूत्र वगैरह होता है, सीवेज सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से विघटित होकर सरल तत्वों में बदल जाता है, सरल तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर कैल्सीमिया के दीर्घ अवधि प्रबंध में यह शामिल नहीं है। बाईफास्फेट्स, जलयोजन, कैल्सेटोनिन, लोप डायूरेटिक, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, कैल्सीटोनिन। और थायराइड ग्रंथि के पैरा फॉलिकुलर से स्रावित होती है ये। और जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है, ये थायराइड ग्रंथि के पैरा फॉलिकुलर कोशिकाओं से स्रावित होता है। और कैल्सीटोनिन हार्मोन कैल्शियम के स्तर को कम करता है, कैल्शियम के स्तर को कम। और आपको बता दें हाइपर कैल्सीमिया का क्या मतलब है? तो हाइपर कैल्सीमिया का मतलब है कि रक्त में कैल्शियम का स्तर बहुत अधिक होना। और कैल्सीटोनिन एक हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करने का काम करता है, इसीलिए यह थायराइड ग्रंथि से निकलता है, यानी थायराइड ग्रंथि के पैरा फॉलिकुलर कोशिकाओं से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? जो सर्प है वह किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? चिड़ियों की ध्वनि से, भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन से, गर्जन से, हवा के द्वारा उत्पन्न कंपन से। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन से। आपको बता दें कि सर्प भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति संवेदनशील होता है। सांप का शरीर बेलनाकार होता है, पाद विहीन होता है, यानी पाद नहीं होते हैं, सिर छोटा और इस पर गोल नेत्र पाए जाते हैं, गोल बाह्य नासाद्वार, मुख द्वार। परंतु जो कर्ण होते हैं, डार्ट और कर्णपटह अर्थात
टिम्पैनिक कलाएं अनुपस्थित होती हैं, मध्य कण अनुपस्थित होता है, अतः सांप सुन नहीं सकता है। इसीलिए सांप बीन बजाने पर इसकी ध्वनि से नहीं वरन उसकी गति को देखकर झूमता है, गति को देखकर। सांप का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है, ऑफियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के बीच मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। सोचिए, मिलान करिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प चुनिए। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर सोच कर बताइएगा आप लोग कि कौन सा आंसर सही होगा। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा सी कैसे सही है? तो देखिए, सही सुमेलन इस प्रकार है। जो सिट्रिक अम्ल है पहला वाला, ये एस्परजिलस से मिलेगा, और जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये ट्राइकोडर्मा से मिलेगा, जो स्टैटिन है ये मोनास्कस से मिलेगा, और जो ब्यूटारिक अम्ल है ये क्लास्ट्रीडियम से मिल जाएगा। इस तरह से सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक अपशिष्ट से भरी किसी झील में क्या हो सकता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों का मर जाना, खनिजों के कारण जलीय जीवों की समष्टि में वृद्धि होना, शैवाल स्फुटन के कारण झील का सूख जाना, अधिक पोषक पदार्थों के कारण मछलियों की समष्टि में वृद्धि होना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों का मर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्पर्धी अनन्यता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? स्पर्धी अनन्यता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था बताना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, जीएफ गॉस ने किया था। जीएफ गॉस ने दो प्रजातियों के बीच किसी आवश्यक स्रोत के लिए स्पर्धा को व्याख्यात करने के लिए एक मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे स्पर्धी अनन्यता का नियम कहते हैं। स्पर्धी अनन्यता का नियम यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन कहते हैं। और इसके अनुसार यानी इस नियम के अनुसार क्या था, एक ही जाति के दो प्रजातियां जीवन के लिए आवश्यक स्रोत के लिए एक साथ स्पर्धा करके जीवित नहीं रह सकते हैं। इन्हें उत्तरजीविता के लिए अपनी जीवन शैली बदलने की आवश्यकता होती है। यह नियम था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बाह्य स्रावों के कारण प्रदूषण होने वाले जल निकायों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग प्रदूषण के लिए एक अच्छा सूचक नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचिए और बताइए। ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, पेट्रोलियम उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात कस्तूरी मृग अथवा हंगुल निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कहाँ पाया जाता है? सोचिए और बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो सोच कर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय खाद्य श्रृंखला में अधिकतम डीडीटी की सांद्रता किसमें होगी? जलीय खाद्य श्रृंखला में अधिकतम डीडीटी की सांद्रता किसमें होगी? तो आंसर सही होगा इसमें से सी, समुद्री गल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मोहक और पारितोषक किसके लिए आवश्यक होते हैं? सम्मोहक और पारितोषक, वायु परागण, कीट परागण, जल परागण। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, कीट परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्री विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही अनुक्रम दर्शाता है? चार बड़े बड़े से ऑप्शन दिए गए हैं। सोचिए और बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वीडियो को लाइक भी करते रहिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके।
चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको सूचना मिलती रहेगी कि मैंने कब वीडियो अपलोड किया है। फिलहाल इसका आंसर सही होगा बी, संघनन, केंद्रक झिल्ली का विघटन, मध्य रेखा पर व्यवस्था, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, पृथक्करण और अंत्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी एधाज सामान्यतः क्या बनाती है? काग अस्तर, प्राथमिक पोषवाह, द्वितीयक जाइलम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन से होगा सी, द्वितीयक जाइलम। संवहनी एधा सामान्यतः द्वितीयक जाइलम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेयाशयी रसों के संयोजन के सर्वोचित रूप को दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा सोचकर बताइए। ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण संघ आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है? विखंडी खंडी भवन, पार्श्वपाद, संधित उपांग, काइटनी बाह्य कंकाल। ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, पार्श्वपाद, क्योंकि जो पार्श्वपाद है ये आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है, ये एनिलिडा का लक्षण है। एनिलिडा जैसे नेरीस में चलन के लिए होता है, चलन के लिए सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है। 4 बड़े बड़े से ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही कथन को पढ़िए कि कौन कौन से सही हैं और उसी के अनुसार उत्तर को चुनिए कि कौन सा विकल्प सही होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिलहाल इसका आंसर सही होगा सी, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आस्थमा का कारण क्या होता है? आस्थमा का कारण, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आस्थमा का कारण? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन से मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति को दर्शाते हैं? प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहु एलील, अपूर्ण प्रभाविता, बहुजीनी वंशागति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन से मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति को दर्शाते हैं? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, 1, 2 और 3। ये रुधिर वर्गों की वंशागति को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? विटामिन बी 12, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई किसकी वृद्धि के कारण होगी? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, विटामिन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपसारी विकास के उदाहरणों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। अपसारी विकास के उदाहरणों में से गलत विकल्प का चयन करना है। सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें से। तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी, ऑक्टोपस, चमगादड़ एवं मनुष्य की आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक कशेरुकियों के अग्रपात की अस्थि संरचना में समानता किसका उदाहरण है? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें से।
तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, समजातता का उदाहरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम है। आंसर सही होगा इसमें से सी, स्पंजोसील गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों के नेत्रों में अंध बिंदु पर शंकु एवं शलाकाएं दोनों नहीं होते, शंकु नहीं होते, शलाकाएं नहीं होती, शंकु एवं शलाकाएं दोनों उपस्थित होते हैं। कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा? कशेरुकियों के नेत्रों में अंध बिंदु पर पूछा गया है, सोचकर बताइए। आंसर सही होगा इसमें से पहला, शंकु एवं शलाकाएं दोनों नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम युग्मी F1 का अप्रभावित समयुजी जनक के साथ संकरण कहलाता है। संकर पूर्व संकरण, परीक्षणार्थ संकरण, बहुसंकरण, शीर्ष संकरण, क्या कहलाएगा? अगर आप टेस्ट क्लास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में बहुत ही आसान तरीके से वीडियो अपलोडेड है, मैंने समझाया है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। अगर आप बैक क्लास को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस पर आंसर सही होगा बी, परीक्षणार्थ संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु आशय का निम्न में से कौन सा कार्य है? श्वसन, ध्वनि उत्पादन, तरणशील प्लव, इनमें से सभी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंश कोशिका निम्न में पाई जाती है? पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, निमेटोड्स, एनिलिडा। दंश कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? अगर आप लोग किसी भी संघ के बारे में पूरा डिटेल से समझना चाहते हैं, उस संघ का अर्थ, उसके लक्षण, उसके जीव, सब कुछ समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में हर संघ पर वीडियो अपलोडेड है अलग अलग। चाहे पोरीफेरा हो, चाहे प्रोटोजोआ, शुरू से लेकर के प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, यहाँ से लेकर के लास्ट तक जितने भी संघ हैं सब पर वीडियो अपलोडेड है। आप लोग जाइए, अच्छे से समझिए, और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे उसमें। आंसर सही होगा इसमें से बी, सेलेंट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? SO2, O3, NOHF प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो आंसर से होगा बी, O3 यानी ओजोन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल चट्टानों को कौन से जंतु बनाते हैं? मोलस्क, इकाइनोडर्म, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेट्स। कोरल चट्टानों को कौन से जंतु बनाते हैं? सोचिए और बताइए। आंसर से होगा डी, सिलेंट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होती है? क्षतिग्रस्त ओजोन परत किस मंडल में स्थित होती है? आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, किस में होगा? सोचिए और बताइए। आंसर से होगा सी, इसमें से समताप मंडल में क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है? रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, लार्वा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा सी, मेटासर्केरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरणी भोजन होता है? साइकन में, ओबिलिया में, पाइला में, टीनिया में। परासरणी भोजन किस में होगा? सोचकर बताइए। आंसर से होगा डी, टीनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन जंतुओं में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है? इनमें से किन जंतुओं में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। वीडियो को लाइक ना किया हो तो भाई सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा डी, मछली तथा इथियोपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंगटाडा वल्गैरिस है? कैट मछली, एक घोंघा, मोती ऑयस्टर, कीमती कोरल। पिंगटाडा वल्गैरिस।
तो ऑप्शन सही होगा सी, मोती, ऑयस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिघटना जिसमें एकल जीन एक से अधिक विशेषक को प्रभावित करता है कहलाती है? प्रभेद, बहुअंगुलिया, बहुगुणता, पैलियोट्रॉपी। तो आंसर से होगा इसमें से डी, पेलियोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स मुख्यतः बने होते हैं। ये आंसर तो सभी लोग बता लेंगे कि जीन्स मुख्यतः डीएनए से बने होते हैं। ऑप्शन से होगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोपेटेरिक्स के बारे में क्या सत्य है? चार बड़े बड़े से ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया आर्कियोपेटेरिक्स के बारे में क्या सत्य है? तो ऑप्शन से होगा इसमें से डी, सरीसृपों व पक्षियों को जोड़ने की कड़ी कहलाता है आर्कियोपेटेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है? सूर्य का प्रकाश, जल विद्युत, हाइड्रोथर्मल वेंट, जीवाश्म। गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है, क्या होगा? आंसर से होगा सी, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोलियोडॉन का अंतः कंकाल बना होता है? उपास्थिका, हड्डियों का, सल्कों का, प्लेटों का। स्कोलियोडॉन का अंतः कंकाल किसका बना होता है? तो आंसर से होगा इसमें से पहला, उपास्थिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है? आर्नथीन चक्र द्वारा, नाइट्रोजन चक्र द्वारा, क्रॉस चक्र द्वारा, ग्लाइकोलिसिस द्वारा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण, तो आंसर से होगा इसमें से पहला, आर्नथेन चक्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रियोल भाग लेता है पेट निर्माण को प्रारंभ करने में, स्पेंडल निर्माण को प्रारंभ करने में, केंद्रक निर्माण को प्रारंभ करने में, कोशिका विभाजन को प्रारंभ करने में। सेंट्रियोल भाग लेता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा बी, स्पेंडल निर्माण को प्रारंभ करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? हरितलवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसी भी कोशिकांग के बारे में अगर आपको डिटेल से समझना है तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है विद नोट्स, आप लोग जा करके समझ सकते हैं। हरितलवक हो, केंद्रक हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी का हो, सब के बारे में अलग अलग वीडियो डिटेल से बताया हुआ है, समझाया हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा बी, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, पेल्विस, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन से होगा बी, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमूत्रवर्धक हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया है प्रतिमूत्रवर्धक हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन से होगा इसमें से डी, हाइपोथैलेमस की तंत्रिका श्रावण कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सान तथा डेंड्राइट की संधि कहलाती है? क्या कहलाएगी? तो आंसर से होगा इसमें से भी युग्मान बंधु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अंग में मलेरिया परजीवी का ओकनेट अवस्था पाई जाती है? कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सही होगा इसमें से डी, मच्छर के पेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का संवहन होता है? 20 मिली, 10 मिली, 2.34 मिली, 1.34 मिली, कौन सा ऑप्शन सही होगा?
रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का संवहन होता है? तो ऑप्शन से होगा इसमें से डी 1.3 मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती पर सबसे पहला वर्टिब्रेट जंतु था? कौन सा था? आंसर से होगा इसमें से पहला ऑस्ट्रेकोडर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख उत्पन्न होता है? लाख किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो आंसर से होगा इसमें से सी, मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रवक्षीय ग्रंथियां पाई जाती हैं? टीनिया में, पेरिप्लेनेटा में, पाइला में, हिरडिनेरिया में? आंसर से होगा बी, पेरिप्लेनेटा में अप्रवक्षीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए किस में नहीं मिलता? केंद्रक, राइबोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया? तो आंसर से होगा इसमें से भी राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथि कहलाती है? पिन ग्रंथि, म्यूकस ग्रंथि, हरित ग्रंथि, सेबेसियस ग्रंथि? तो आंसर से होगा इसमें से पहला पिन ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरोटिड ग्रंथियां निम्नलिखित जंतु में किस में पाई जाती हैं? छिपकलियों में, टोडों में, तिलचट्टों में, मेढकों में? किस में पाई जाएंगी? आंसर से होगा बी, टोडों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांजिया का साधारण नाम है? कुकुरमुत्ता कोरल, लाल कोरल, मस्तिष्क कोरल, आर्गन पाइप कोरल? फांजिया का साधारण नाम क्या होगा? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, कुकुरमुत्ता कोरल फांजिया का साधारण नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्निथिन चक्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ज्य पदार्थ रुधिर से हटाया जाता है? यूरिया तथा मूत्र, अमोनिया तथा यूरिया, CO2 तथा अमोनिया, CO2 तथा यूरिया? तो आंसर से होगा सी, CO2 तथा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रुला वह भूरी अवस्था है जिसमें क्लीवेज होता है, बनता है, जर्माइनल परतें बनती हैं, विलाई बनते हैं? कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर से होगा इसमें से सी, जर्माइनल परतें बनती हैं और ये 3 परतें होती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरूपण के दौरान सक्रियत अमीनो अम्ल टीआरएनए विशेष रूप से जुड़ते हैं, इस प्रक्रिया को समानतः कहते हैं? क्या कहेंगे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, ए व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गकी का पहला चरण है? वर्गीकी का पहला चरण जीव का वर्णन, जीव का पहचान, जीव का नामकरण, जीव का वर्गीकरण? तो ऑप्शन से होगा इसमें से भी जीव की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरोच के मुख भागों में अधरोष्ठ बनाता है जबकि जीभ के समान कार्य करती है? सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, पहला निचला होंठ और दूसरा अधोग्रसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी हीमोग्लोबिन में O2 के प्रति बंधुता गर्भावस्था के दौरान माता के हीमोग्लोबिन की तुलना में X होती है। X क्या है? समान, उच्च, निम्न, प्रारंभ में कम बंधुता परंतु बाद में अधिक?
आंसर से होगा इसमें से बी उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रुधिर अपोहन के संदर्भ में सही है, यानी हीमोडायलिसिस के संदर्भ में सही है। चार बड़े बड़े से ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, सोचकर अच्छी तरीके से बताइए। आंसर से होगा इसमें से बी अपोहन इकाई में एक कुंडलित सेलोफोन नलिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषित होती है जो शोर, फिर डॉट है, डेसिबल से ऊपर होता है। 30, 80, 100, 120, कौन सा आंसर सही होगा। तो आंसर से होगा इसमें से बी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही नहीं है, कौन सा पेयर सही नहीं। अगर आप लोगों ने हमारा लेक्चर देखा होगा वंशागति का आणविक आधार, तो उसमें डीएनए पर सब कुछ मैंने समझाया अलग अलग वीडियोज में। आप लोग नहीं देखें तो जाकर के देख भी सकते हैं, उसमें आप समझ जाओगे पूरा जितना भी डीएनए का आणविक आधार है, डीएनए के बारे में जो कुछ भी जानकारी सबको समझाया, सब जान जाओगे। तो इसमें आंसर से होगा पहला ए टी और जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होंगी। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला ऑस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मंद करने वाली ड्रग है। सीएनएस को मंद करने वाली ड्रग बताना है। आंसर से होगा बी, सीएनएस को मंद करने वाली ड्रग अफीम होगी। सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में विकासबंध होता है। बीजाणुज में, लघु युग्मक में, गुण युग्मक में, मुद्रिका अवस्था में, किस में होगा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, लघु युग्मक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख उद विकास दर्शाते हैं। अपसारी, अभिसारी, कायांतरण, समांतर, क्या दर्शाएंगे। आंसर से होगा बी, अभिसारी विकास दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अरक्तता का कारण है। अगर आप लोग दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। किसी भी सिंड्रोम के बारे में जानना है तब भी अपलोडेड है। फिलहाल इसका आंसर सही होगा पहला, आलिंगी सूत्री जीन उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नवजात शिशु के शरीर से यौवन लुप्त ग्रंथि निकाल दी जाए तो कौन सी कोशिकाएं नहीं बनेंगी। मोनोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लसिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर से होगा बी, टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक कब थी। 71, 1921, 2001, 1981। तो आंसर से होगा इसमें से बी, 1921 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा प्राणी संरक्षित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा प्राणी संरक्षित होगा, सोचिए और बताइए। आंसर से होगा सी, भारतीय गैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से एमनियोसेंटेसिस प्रतिबंधित है। मादा भ्रूण हत्या, रोगों की पहचान, मृत्यु दर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी, कौन सा आंसर सही होगा, सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, मादा भ्रूण हत्या के कारण एमनियोसेंटेसिस प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनेस्ट्रा ओवलिश है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोचिए और बताइए।
आंसर से होगा डी ऑडिटरी कैप्सूल का द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनोफॉस्फेट है। तो इसमें आंसर से होगा बी मैलाथियन ऑर्गेनोफॉस्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थ्रोपोड की देहगुहा कहलाती है। सीलोम, हीमोसील, स्यूडोसील, सिलेंट्रॉन। आर्थ्रोपोड की देहगुहा क्या कहलाएगी? तो आंसर से होगा बी हीमोसील कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों में रुधिर प्रसंचरण तंत्र होता है, खुला, बंद, अनुपस्थित, कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकरोच होते हैं। काकरोच, सोचिए और बताइए। तो आंसर से होगा सी यूरिकोटेलिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलोज है मोनोसेक्राइड्स, डाइमोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर से होगा सी पॉलीसेक्राइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NADP NADPH2 अपचयित होता है। कौन सा आंसर सही होगा, सोच कर बताइए। आंसर से होगा डी अचक्रीय प्रकाश फास्फोराइलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवणों का चक्रीकरण कहलाता है। आंसर से होगा डी जियो रासायनिक चक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम द्वारा होता है? अगर आप लोग डीएनए ट्रांसक्रिप्शन है, रेप्लिकेशन है, ट्रांसलेशन है, इन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, चित्र सहित समझाया है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल इसमें आंसर से होगा पहला RNA पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक स्टडी विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित है और स्टडी भी है। तो देखिए जो हैजा है ये स्टडी रोग नहीं है और ये जीवाणु जनित है और विब्रियो कॉलेरी से होता है। जो गोनोरिया है ये जीवाणु जनित रोग है और ये नर्सेरिया गोनोरियाई द्वारा होता है। जो सिफिलिस है ये भी जीवाणु जनित है और ट्रेपैनोसोमा पैलिडम से होता है। और जो एड्स है यह विषाणु जनित रोग है और एसटीडी रोग है, इसलिए यही ऑप्शन से होगा पहला वाला एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटिस्टा के सदस्य जो कवक से समानता दर्शाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, सोचिए और बताइए। आंसर से होगा इसमें से भी श्लेष्म फफूंद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मज्जा तथा बलकुट सम्मिलित हैं, एपिडर्मिस, भरण ऊतक, संवहनीय ऊतक, बंडल शीत। आंसर से होगा बी भरण ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और कुछ समय बाद थकान अनुभव करता है, क्योंकि? आंसर से होगा इसमें पहला पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अलग है? गिनी वर्म, हुकवर्म, रिंगवर्म, फ्लैटवर्म। तो आंसर से होगा इसमें से सी रिंगवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में प्रमस्तिष्क गोलार्ध का कौन सा भाग दोस्तों और परिवारों के लोगों का चेहरा पहचानता है? आंसर से होगा इसमें से बी दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है? तो आंसर से होगा इसमें से पहला CO2 के परिवहन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित रहती है?
तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु उपस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोनल रोग है? जुकाम, घेंघा, ट्यूबरकुलोसिस, कुष्ठ रोग। तो आंसर से होगा इसमें से बी, घेंघा हार्मोनल रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों द्वारा एडेनिन और ग्वानिन का उपापचयी उत्पाद है। आंसर सही होगा इसमें से सी, यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी के दृष्टिपटल के संवेदी तंत्रिकाएं हैं। दृष्टिपटल की संवेदी तंत्रिकाएं, तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, शंकु और शलाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन के निष्क्रिय अंतर्ग्रहण को कहते हैं। निष्क्रिय अंतर्ग्रहण को क्या कहेंगे? आंसर से होगा बी, इम्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वव्यापी रोग है? सर्वव्यापी रोग। तो आंसर से होगा इसमें से डी, इन्फ्लुएंजा सर्वव्यापी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखित पेशियों के कोशिका द्रव्ययी तंतुखंड कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? आंसर से होगा इसमें से सी, सार्कोप्लाज्म कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुप्रभावी जीन के द्वारा बीमारी होती है। तो आंसर से होगा इसमें से पहला, सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग ए बी समूह वाले मनुष्यों का जीन प्रारूप प्रभाव दिखाई देता है। तो आंसर से होगा इसमें से बी, सह प्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जंतु कोशिका में बीच का अंतर कोशीय जंक्शन का प्रकार है? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर सही होगा इसमें से सी, डेस्मोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया का आनुवंशिक आधार किसके अध्ययन से पता चलता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन से होगा सी, पारिवारिक वंशावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीन जो बहुत समय से निष्क्रिय होते हैं बंधे होते हैं, किससे बंधे होते हैं? सोचिए और बताइए। आंसर से होगा बी, मिथाइल समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों की शुक्राणु कोशिका गति करती है, किसके द्वारा गति करेगी? सोचिए और बताइए। आंसर से होगा बी, फ्लैजिलम के द्वारा गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन बनने की जगह क्या होती है? हरित लवक, राइबोसोम, पायरेनाइट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होगी? सोचिए और बताइए। आंसर से होगा बी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में वृद्धि एवं विभेदन जीनों के चार बड़े बड़े से ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ऑप्शन सही होगा डी, स्थानांतरण और ट्रांसक्रिप्शन के नियंत्रण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुनः नवीनित ऊर्जा का स्रोत है? पेट्रोलियम, कोयला, नाभिकीय ईंधन, वृक्ष। आंसर से होगा डी, वृक्ष पुनः नवीनित ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्रीय विशेष में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिकतम किस में होगी? तो आंसर से होगा इसमें से सी, जलाशय पारिस्थितिक तंत्र में होगी।
तो आशा है आपको पूरे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।